नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस सिविल अड्डा पर। और हम लोग पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। और आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत हम अध्याय 2 पर चल रहे हैं। और अध्याय 2 का भी यह दूसरा भाग होगा। कौन सा भाग होगा? दूसरा भाग होगा। और जो हमारा टॉपिक का नाम है वो है मुगल साम्राज्य का पतन। तो चलिए शुरू करते हैं मुगल साम्राज्य के पतन के दूसरे भाग को। और दूसरे भाग पर पहुंचने से पहले थोड़ा सा पिछले भाग का हम रिकैप देख लेते हैं कि मुगल साम्राज्य के पतन के अंतर्गत हम लोगों ने क्या क्या चीज़ पीछे पढ़ी थी, क्योंकि बिल्कुल एक दूसरे से रिलेटेड है और एक कहानी के रूप में आप तभी जोड़ने में सक्षम होंगे। और मेरी राय तो ये रहेगी कि यदि आप इससे पिछला वीडियो देख लें तभी आप इस वीडियो पर आएँ, क्योंकि जिससे कि बिल्कुल तथ्य एकदम एक दूसरे से रिलेट करके आप लोग पढ़ सकें। लेकिन फिर भी एक ओवरव्यू के साथ हम शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात, जो कि 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उसके पुत्र में उत्तराधिकारी का युद्ध होता है, जिसमें कि आप लोगों ने पढ़ा था कि उसका जो ज्येष्ठ पुत्र रहता है मुअज्जम, वो गद्दी प्राप्त करने में सफल होता है और बहादुर शाह प्रथम की उपाधि के साथ सिंहासन पर आरूढ़ हो जाता है। और मुगल दरबार की स्थितियां भी मैंने आप लोगों को बताई थी कि मुगल दरबार के उस समय पर क्या स्थिति थी। तो बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु से पहले ही मुगल दरबार 4 गुटों में बढ़ चुका था, जिसमें ईरानी, तुरानी, अफगानी, हिंदुस्तानी, ये 4 गुट मैंने आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताए थे। इनके प्रमुख नेता बताए थे, कौन से धर्म को ये मानने वाले थे। जैसे कि ईरानी सुन्नी मत को मानने वाले थे, और जो अफगानी और तुरानी थे वे शिया मत को मानने वाले थे। और इनके जो प्रमुख नेता थे उनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। तो बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद भी वही स्थिति उत्पन्न होती है जो कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद हुई थी। कैसे हुई थी? जिस प्रकार औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों में उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ था, क्योंकि मुगल शासन में आप लोग शुरू से ही देखेंगे कि कोई भी विशेष नियम उत्तराधिकार के संबंध में नहीं था, जिससे शासक की मृत्यु के तुरंत बाद ही उसके जो उत्तराधिकारी के लिए योग्य थे वे सभी आपस में लड़ना शुरू कर देते थे और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद भी उसके पुत्रों में संघर्ष हुआ था और उसका ज्येष्ठ पुत्र सफल हुआ था दोनों युद्धों में, सभी पुत्रों को मारकर, एक तरीके से कहें तो। इसी प्रकार बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद इसके 4 पुत्रों में उत्तराधिकारी का युद्ध शुरू हो जाता है। और मैंने बताया भी था लास्ट में कि उनके बहादुर शाह प्रथम के शव को दफनाया भी नहीं जाता है, 1 महीने तक उनका शव ऐसे ही रखा रहता है। और 4 पुत्र इतने निर्लज्ज हो जाते हैं कि वे आपस में लड़ते रहते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उनके 4 पुत्र थे कौन कौन। 4 पुत्रों के बारे में जानते हैं थोड़ा थोड़ा। इस स्लाइड को आप ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इस स्लाइड का यूज आगे भी होगा, क्योंकि मैं ज़्यादातर शासकों के बारे में, जो कि आगे शासक आने वाले हैं, इसी स्लाइड में आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जो उसके 4 पुत्र थे वे कौन कौन थे और कौन गद्दी हासिल करने में सफल हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। जो पहला पुत्र था उसका नाम था अजीम उस शान। क्या नाम था? अजीम उस शान। जो दूसरा पुत्र था वो था रफी उस शान। पहला पुत्र अजीम उस शान, दूसरा रफी उस शान, तीसरा पुत्र जहान शाह, और जो चौथा पुत्र था जहांदार शाह। और जो इन तीनों में संघर्ष होता है उसमें जुल्फिकार की सहायता से, जुल्फिकार खां आपने पढ़ा था, जुल्फिकार खां, जिसके निवेदन पर या प्रस्ताव पर बहादुर शाह ने शिवाजी के पुत्र को रिहा कर दिया था, अपनी कैद से छोड़ दिया था। तो उसी के कहने पर जहांदार शाह, या उसी के सहयोग से जहांदार शाह गद्दी पाने में इस संघर्ष में सफल हो जाता है। तो बहादुर शाह प्रथम के बाद जो शासक बनेगा, जो कि 1712 से 1713 तक शासन करेगा, वो है जहांदार शाह। कौन है? जहांदार शाह। ईरानी गुट के नेता जुल्फिकार खां की सहायता से गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक, अब थोड़ा सा देखते हैं कि, और ये प्रसन्न होकर जब गद्दी पर बैठ जाता है, प्रसन्न होकर जुल्फिकार खां ने क्योंकि बैठाया है, तो जुल्फिकार खां से प्रसन्न होकर जुल्फिकार खां को अपना वजीर नियुक्त करता है और जुल्फिकार खां के पिता असद खां को वकील नियुक्त करता है। ठीक, और अब इनके पुत्रों के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि आगे चल के इनके पुत्र ही शासन करेंगे। कौन कौन किस किस का पुत्र है और कौन जो शासन करेंगे उनके बारे में थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। हालांकि एक जहांदार शाह का पुत्र भी आएगा, उसको मैंने यहाँ नहीं दिखाया। जहांदार शाह का पुत्र अजीजुद्दीन भी शासक बनेगा, उसको मैं समय आने पर बताऊंगा। पहले इनको देख लेते हैं। अजीमुस शान का जो पुत्र है
वो है फर्रुख सियार। कौन है? फर्रुख सियार, अजीमुस्सान का पुत्र फर्रुख सियार। और जो रफीउस्सान के दो पुत्र हैं, एक है रफ़ी उद दौला और रफ़ी उद दर्जात, और दूसरा है रफ़ी उद दौला। कौन है? रफ़ी उद दर्जात और रफ़ी उद दौला। इनका क्रम के बारे में यदि मैं बताऊं तो अब पहले तो जहांदार शाह बन रहा है 1712 से 13, फिर उसके बाद फर्रुख सियार शासन करेगा, फिर रफ़ी उद दर्जात, फिर रफ़ी उद दौला, और फिर उसके बाद मोहम्मद शाह प्रथम, जिसका असली नाम क्या था? रोशन अख्तर था। मोहम्मद शाह प्रथम इसकी उपाधि थी। और अहमद शाह, इसके बाद कौन बनेगा? अहमद शाह। तो इन शासकों के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर एक ओवरव्यू मिल गया कि कौन किसका पुत्र है या कौन किसका भतीजा है। जैसे कि जहांदार शाह के बाद उसका भतीजा या उसके भाई अजीमुस्सान का पुत्र फर्रुख सियार शासन करेगा, और फिर उसके बाद रफ़ीउस्सान के पुत्र रफ़ी उद दर्जात या रफ़ी उद दौला बनेंगे जो शासक क्रम से। पहले रफ़ी उद दर्जात, फिर रफ़ी उद दौला बनेंगे, फिर जहान शाह के पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम, और फिर इसका पुत्र अहमद शाह गद्दी पर बैठेगा। इससे रिलेटेड और अन्य तथ्य देखते हैं। तो जहांदार शाह गद्दी पर बैठ जाता है जुल्फिकार खां की सहायता से, और शासन की पूरी कमान जो होती है वो जुल्फिकार खां के ही हाथ में वो थमा देता है। किसके हाथ में थमा देता है? जुल्फिकार खां के। और जो जुल्फिकार खां था, इसने जो सारे राजस्व और प्रशासनिक दायित्व थे, इसका एक चाटुकार था सुबगचंद्र। कौन था? सुबगचंद्र। इसको सौंप रखा था, जो कि बहुत ही निष्ठुर और भ्रष्ट था, जो बहुत ही निष्ठुर और भ्रष्ट था। उसने वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए जागीरों और ओहदों के बंटवारे पर रोक लगा दी, परंतु इजारा व्यवस्था से कृषकों का उत्पीड़न बढ़ा। अब एक सेंटेंस यहाँ पर आया है इजारा व्यवस्था। तो इजारा व्यवस्था को देख लेते हैं क्या थी। इजारा व्यवस्था भू राजस्व वसूली ठेके पर देने की प्रथा थी। जैसे आजकल आप लोग देखते होंगे कि ठेके पर जो कोई भी चीज दी जाती है, जैसे मान लो आजकल टोल टैक्स को ठेके पर दिया जाता है, जो अधिक से अधिक बोली लगाता है उसको ठेका दे दिया जाता है। तो उसी प्रकार से जो भी ज्यादा से ज्यादा बोली लगाता था उसे राजस्व वसूली की राजस्व वसूली का जो ठेका है वो मिल जाता था। उससे क्या होता था? उससे कृषकों का उत्पीड़न होता था। क्यों होता था कृषकों का उत्पीड़न? क्योंकि जो व्यक्ति ज्यादा बोली लगाकर राजस्व वसूली का ठेका लेगा वो अधिकतम लगान वसूल करने की कोशिश करेगा, जिससे कि किसानों की आय पर भी असर पड़ेगा और उनका उत्पीड़न भी अवश्य होगा। आगे देखते हैं। जो जहांदार शाह था, जहांदार शाह पर अत्यधिक प्रभाव था किसका? जहांदार शाह पर अत्यधिक प्रभाव था एक लाल कुंवर नाम की वेश्या थी। क्या थी? लाल कुंवर नाम की वेश्या, उसका बहुत अधिक प्रभाव था। इसीलिए जो ये एक कमजोरी और विलासी शहजादा कहलाता है, और इसे लोगों ने एक संज्ञा दी थी, उसको बहुत बार पूछा जाता है, तो लंपट मूर्ख की संज्ञा इसको दी थी लोगों ने। क्यों? क्योंकि एक कमजोर और विलासी शहजादा था और इसे लंपट मूर्ख की संज्ञा लोगों ने दी थी। इसीलिए एक इतिहासकार हैं खपी खां, उनका इनके शासनकाल के बारे में चंद शब्दों में कुछ बखान है, तो देख लेते हैं क्या कहा है उन्होंने। उन्होंने कहा है नया शासनकाल चारणों और गायकों, नृतकों एवं नाट्यों कर्मियों के समस्त वर्गों के लिए बहुत अनुकूल युग था। अन्य तथ्य देखते हैं। इसके प्रमुख जो घटनाएं इससे रिलेटेड हैं, जो कि जहांदार शाह के शासन में घटित होती हैं। तो इनके पहला तो सवाल यही बन जाता है कि जयसिंह द्वितीय किसके समकालीन थे। क्वेश्चन काफी पूछा जा चुका है, जयसिंह द्वितीय किसके समकालीन थे। तो जयसिंह द्वितीय जहांदार शाह के समकालीन थे, जो कि आमेर के शासक थे। ये बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण के व्यक्ति थे, इन्होंने अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। तो यहाँ पर जयसिंह द्वितीय ने जो महत्वपूर्ण कार्य किए हैं उनको जान लेना बहुत आवश्यक है। तो देखते हैं इन्होंने क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए। सबसे पहला तो इन्होंने 5 स्थानों पर वेधशालाएं खुलवाई। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। 5 स्थानों पर वेधशालाएं खुलवाई, जैसे जयपुर में, दिल्ली में, मथुरा में, उज्जैन और बनारस में। कई बार पूछी जाती है क्वेश्चन में, आपको 3 दे देंगे और एक कुछ और दे देगा और पूछेगा कहाँ पर नहीं खुलवाई। तो आप तभी कर पाएंगे इसका आंसर जब आपको ये पता होगा कि कहाँ पर वेधशालाएं खुलवाई थी। तो जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और बनारस में वेधशालाएं खुलवाई थी। आगे देखते हैं इन्हें मिर्जा, राजा और सवाई की उपाधियां दी गई थी। ये आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, मिर्जा राजा अलग उपाधि थी और सवाई अलग उपाधि थी।
मिर्जा राजा जो उपाधि थी, जो ये मिर्जा राजा उपाधि है, ये अलग व्यक्ति ने दी है, और जो सवाई जो उपाधि है ये अलग ने दी। जो मिर्जा राजा उपाधि थी ये दी थी जहांदार शाह ने। किसने दी थी? जहांदार शाह ने। और जो सवाई जो उपाधि थी ये दी थी किसने? फर्रुख सियर ने। किसने दी थी? फर्रुख सियर ने। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण तथ्य इनके बारे में है कि इन्होंने गुलाबी शहर की स्थापना की थी। गुलाबी शहर के नाम से आप लोग समझ गए होंगे, जयपुर की स्थापना इन लोगों ने की थी। इसने जयसिंह द्वितीय ने की थी जयपुर की स्थापना। दूसरा, यूक्लिड के रेखा गणित का संस्कृत में अनुवाद। यूक्लिड के रेखा गणित का संस्कृत में अनुवाद जयसिंह द्वितीय द्वारा कराया गया था। अगला जो महत्वपूर्ण तथ्य है, जिज मोहम्मद शाही। ये जिज मोहम्मद शाही क्या है? ये एक तरीके से नक्षत्र सारणी है, खगोली की सारणी है। इसका भी निर्माण किसने किया था? जयसिंह द्वितीय ने किया था। खगोली की सारणी जिज मोहम्मद शाही के नाम से नक्षत्रों से संबंधित है। ठीक, तो जयसिंह द्वितीय के बारे में ये सारी घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण है और बार बार पूछी जा रही हैं एग्जाम में, इसलिए आप लोगों को बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखनी है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मराठाओं के साथ पुरानी स्थिति बहाल कर देता है कौन? जहांदार शाह। फिलहाल अब हम लोग जहांदार शाह को पढ़ रहे हैं। उनके शासनकाल के समय या उनके समकालीन जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी वे सारी घटनाओं को हम देखते हुए चल रहे हैं। तो मराठाओं के साथ पुरानी स्थिति बहाल कर देते हैं। पुरानी स्थिति का मतलब है कि सरदेशमुखी और चौथ का अधिकार फिर से मराठाओं को मिल जाता है, लेकिन एक शर्त के साथ। शर्त देख लेते हैं क्या थी। तो शर्त ये थी दोस्तों कि चौथ व सरदेशमुखी की जो वसूली करेंगे वो मुगल अधिकारी करेंगे, तब मराठों को देंगे। ठीक, चौथ और सरदेशमुखी का अधिकार मिला तो मराठों को, लेकिन वसूली कौन करेगा? मुगल अधिकारी करेंगे और तब मराठों को देंगे। इसके बाद जो शासक आएगा वो आएगा फर्रुखसियार, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। फर्रुखसियार कौन है? अजीमुस्सान का बेटा और कौन? जहांदार शाह का भतीजा हुआ। अजीमुस्सान कौन था? जहांदार शाह का भाई। तो भाई का बेटा कौन हुआ? भतीजा। ठीक, तो जहांदार शाह का भतीजा फर्रुखसियार। फर्रुखसियार को कायर घृणित शासक के नाम से भी जाना जाता है या गीदड़ शायर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में ध्यान रखेंगे, बुरे बुरे नाम। फर्रुखसियार को कायर घृणित शासक या गीदड़ शायर के रूप में भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? आप इसका पूरा कार्यकाल देखेंगे, अपने आप समझ जाएंगे। देखते हैं। इसका सम्राट जहांदार शाह का भतीजा अर्थात अजीमुस्सान का पुत्र गद्दी पर बैठ जाता है। किसकी सहायता से बैठता है? कैसे कैसे बैठता है? चलो देखते हैं। तो जो उस समय पे सैयद बंधु, मैंने आपको बताया था कि हिंदुस्तानी गुट के दो प्रमुख नेता थे, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां। अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां। इनमें अब्दुल्ला खां बड़ा भाई था और हुसैन अली खां छोटा भाई था। इनको सैयद बंधुओं के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सैयद बंधुओं के नाम से। इनके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। तो इनकी सहायता से गद्दी पर बैठ जाता है कौन? फर्रुखसियार। ठीक, अब पहले यहां देखते हैं। और इसको रास्ते से कैसे हटाता है? जहांदार शाह को रास्ते से कैसे हटाता है? सहायता लेता है सैयद हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां की। इन दोनों को सैयद बंधु के नाम से भी जाना जाता है, किंग मेकर के नाम से भी जाना जाता है। और जो इसके प्रमुख थे कौन? जहांदार शाह के प्रमुख थे जुल्फिकार खां और असद खां, जो कि एक वजीर था और एक वकील था। इन्हीं के द्वारा षड्यंत्र करके हत्या करवा दी जाती है। इन्हीं के द्वारा षड्यंत्र करके इनकी हत्या करवा दी जाती है। और बाद में फर्रुखसियार ने इनको भी मरवा दिया। मतलब जुल्फिकार खां और असद खां के द्वारा पहले जहांदार शाह की हत्या करवाई और फिर इनको भी बाद में मौत के घाट उतार दिया जाता है। अब बात आई थी सैयद बंधु की। सैयद बंधु कौन कौन? सैयद हुसैन अली खां और सैयद अब्दुल्ला खां। ये कौन है? सैयद बंधु हैं। ठीक, इनको किंग मेकर के नाम से भी जाना जाता है। और फर्रुखसियार के कार्यकाल में ही ये उभर कर सबसे ज्यादा सामने आते हैं। ये सवाल भी पूछा हुआ है कि सैयद बंधु का काल किसके काल में सामने आता है? तो फर्रुखसियार के काल से ही शुरू होता है। एक तरीके से ये समझना, आप याद रखना कि इसके आगे के जो 4 सम्राट होंगे उनको गद्दी पर बैठाने का काम ये सैयद बंधु ही करेंगे। इसीलिए इन्हें किंग मेकर के नाम से भी जाना जाता है। और सैयद बंधु कौन थे? सैयद अब्दुल्ला खां बाराहा के पुत्र थे। कौन? सैयद अब्दुल्ला खां बाराहा के ये पुत्र थे। इनके बारे में और जानकारी देखते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के युद्ध में इन्होंने किसका साथ दिया था? बहादुर शाह प्रथम का साथ दिया था, मतलब मुअज्जम का साथ दिया था, जो कि औरंगजेब का ज्येष्ठ पुत्र था मुअज्जम। और वो बहादुर शाह प्रथम की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठता है। उसका साथ किसने दिया था? सैयद बंधुओं ने दिया था। ठीक,
और जब ये साथ देता है तो इसका इनाम देता है कौन? जो बहादुर शाह प्रथम का बेटा था राजकुमार अजीमुस्सान। राजकुमार अजीमुस्सान इन्हें इनाम देता है। इनाम के तौर पर क्या देता है इन्हें? अब्दुल्ला खां को कहाँ का नायब सूबेदार बनाता है? इलाहाबाद का नायब सूबेदार बनाता है। मैंने बताया अब्दुल्ला खां बड़ा भाई है और सैयद हुसैन अली छोटा भाई है, ये दोनों सगे भाई हैं। तो अब्दुल्ला खां इलाहाबाद का नायब सूबेदार बनाया जाता है और हुसैन अली खां को पटना का सूबेदार बनाया जाता है। कहाँ का? पटना का सूबेदार बनाया जाता है। तो मैं समझता हूँ ये कहानी आपको क्लियर हो गई होगी। सैयद बंधुओं के बारे में भी, कौन थे, किसने इनको इलाहाबाद और पटना का सूबेदार बनाया था, किंग मेकर की भूमिका में एक किसके शासनकाल में आते हैं। ठीक, तो ये फर्रुखसियार के शासनकाल में किंग मेकर की भूमिका में आ जाते हैं। और अगले चारों शासक, वो चाहे रफ़ीउद्दर्जात हो, रफ़ीउद्दौला हो या मोहम्मद शाह हो, चारों अगले शासक बनाने में किसकी अहम भूमिका रहेगी? सैयद बंधुओं की। सैयद बंधु के पिता का नाम सैयद अब्दुल्ला खां बरहा। सैयद अब्दुल्ला खां बरहा। बड़ा भाई कौन है? अब्दुल्ला खां। छोटा भाई हुसैन अली खां है। किसने इलाहाबाद और पटना की सूबेदारी दी थी? राजकुमार अजीमुस्सान ने। ठीक, और चूंकि राजकुमार अजीमुस्सान ने इन्हें इलाहाबाद और पटना की नायब सूबेदारी दी थी, तो इसी की कृपा को उतारने की दृष्टि से, अनुग्रह के कारण अजीमुस्सान के पुत्र फर्रुखसियार को गद्दी पर बैठाया था। इसी कारण से इन्होंने फर्रुखसियार को गद्दी पर बैठाया था। परंतु एक व्यक्ति था मीर जुमला। मीर जुमला के प्रभाव में आकर फर्रुखसियार दोनों भाइयों के प्रति गलत व्यवहार करने लगता है। ठीक, मतलब मीर जुमला इनके प्रति चुगली वगैरह करता है, जिससे फर्रुखसियार दोनों भाइयों के प्रति गलत व्यवहार करता है और उन्हें रास्ते से हटाने का षड्यंत्र करता है। लेकिन ये सूचना सैयद बंधुओं के पास पहुंच जाती है और सैयद बंधु क्योंकि इनसे फर्रुखसियार से ही अधिक चालाक थे, तो उन्होंने चाल चल के मराठा नेता साहू के सहयोग से फर्रुखसियार की हत्या करवा दी। क्या करवा दी? हत्या करवा दी फर्रुखसियार से। किसकी सहायता से? मराठा नेता साहू की सहायता से। और मुगल इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी अमीर द्वारा किसी मुगल बादशाह की हत्या की गई हो। ठीक, मुगल बादशाह की हत्या का यह प्रथम उदाहरण है। अन्य प्रमुख तथ्य देख लेते हैं। अन्य प्रमुख तथ्य जो कि फर्रुखसियार से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहला आप लोगों ने पीछे ही पढ़ा है, पहले चैप्टर में मैंने एक बताया था शाही फरमान। शाही फरमान जो कि एक मिशन जाता है फर्रुखसियार के दरबार में, उसको शाही फरमान प्राप्त होता है, जिसमें कि हैमिल्टन नाम का एक सर्जन जाता है और वो फर्रुखसियार के फोड़े का, इसकी बीमारी का इलाज कर देता है, जिसे खुश होकर सूरत में, बंगाल में मुक्त व्यापार की अनुमति अंग्रेजों को मिल जाती है। तो शाही फरमान की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है और कई एग्जाम में पूछा गया है, तो शाही फरमान आप याद रखेंगे। ठीक, शाही फरमान लेने के लिए मिशन किसके दरबार में जाता है? फर्रुखसियार के दरबार में जाता है। और फर्रुखसियार उस समय एक फोड़े से ग्रसित था। हैमिल्टन नाम का एक सर्जन भी उसका हिस्सा था। तो हैमिल्टन द्वारा उस बीमारी का इलाज किए जाने के बाद खुश होकर फर्रुखसियार शाही फरमान सुना देता है। और शाही फरमान के अनुसार 3 प्रमुख बातें थीं जो आपको याद रखनी है। पहली बात, 3,000 रुपये वार्षिक देकर बंगाल में मुक्त व्यापार का अधिकार पत्र मिल जाता है और 10,000 रुपये वार्षिक देकर सूरत में मुक्त व्यापार का अधिकार पत्र मिल जाता है। और क्या होता है, जो बंबई में टकसाल थी अंग्रेजों की, जो वहाँ पर उनके सिक्के ढाले जाते थे, उन सिक्कों को पूरे मुगल राज्य में, पूरे मुगल साम्राज्य में चलाने की अनुमति प्रदान कर दी जाती है। किसके द्वारा? शाही फरमान के द्वारा। और शाही फरमान कौन जारी कर रहा है? फर्रुखसियार। अगली प्रमुख घटना देखते हैं। मारवाड़ के राजा को परास्त कर उसकी पुत्री से विवाह कर लेता है, मतलब अजीत सिंह की पुत्री से विवाह कर लेता है, उसे पराजित करके। हालांकि आगे आप देखेंगे कि जो शासक आएंगे वो इनकी पुत्री को फर्रुखसियार की मृत्यु के बाद मुगल हरम से मुक्त कर देंगे। अगला तथ्य देखते हैं, बंदा बहादुर की हत्या। तो बंदा बहादुर की हत्या किसके शासनकाल में होती है? बंदा बहादुर की हत्या होती है फर्रुखसियार के शासनकाल के दौरान। अगला देखते हैं, दक्षिण के 6 सूबे की सूबेदारी जो है चिनकिलिच खां को सौंप दी। चिनकिलिच खां बहुत ही योग्य और साहसी व्यक्ति है। इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे क्योंकि इन्होंने स्वतंत्र राज्य हैदराबाद की नींव डाली है 1724 में, चिनकिलिच खां। और चिनकिलिच खां का दूसरा नाम भी आप लोग याद रखें, चिनकिलिच खां का दूसरा नाम है निजामुल मुल्क। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि हैदराबाद को स्वतंत्र राज्य के रूप में किसने बसाया था? तो चिनकिलिच खां भी आ जाएगा कभी कभी और कभी कभी निजामुल मुल्क भी आ जाएगा। तो दोनों
इसके नाम याद रखेंगे, आगे कई बार प्रयुक्त होगा। चिनकिलिच खां का दूसरा नाम क्या है? निजामुल मुल्क। अगला देखते हैं, सैयद बंधुओं को फर्रुखसियार द्वारा पद और उपाधियां दी गई थी। जब फर्रुखसियार को गद्दी पर सैयद बंधु बैठाते हैं तो उनको पद भी दिए जाते हैं और उपाधियां भी दी जाती हैं। देखते हैं क्या क्या पद दिए जाते हैं और क्या क्या उपाधि दी जाती हैं। तो जो अब्दुल्ला खां बड़े भाई थे उनको वजीर का पद मिलता है। किसका पद मिलता है? वजीर का। और उपाधियां देखते हैं कौन कौन सी मिलती हैं। बहादुर, यामीन उद्दौला, यार ए सफादार। ये 3 उपाधियां किसकी हैं? अब्दुल्ला खां की। बहादुर, यामीन उद्दौला और यार ए सफादार। और वजीर का पद अब्दुल्ला खां को मिल जाता है। अच्छा, अब इसके छोटे भाई हुसैन अली खां को देखते हैं कौन सा पद मिलता है और क्या क्या उपाधियां मिलती हैं। तो जो पद मिलता है वो मिलता है मीर बख्शी। मीर बख्शी आप आगे भी पढ़ेंगे। मीर बख्शी का मतलब है सेनापति। जो मीर बख्शी का पद होता है उसका घोतक है सेनापति। मतलब सेनापति या मीर बख्शी एक ही बात है। इसको जो उपाधियां दी गई थी, उपाधियां हैं अमीर उल उमरा, बहादुर फिरोज जंग और उमादुल मुल्क। अमीर उल उमरा, बहादुर फिरोज जंग और उमादुल मुल्क। 1713 से मैंने बताया, 1713 मतलब फर्रुखसियार के काल से 1713 से 1720 तक का जो काल है वो सैयद बंधु काल कहलाता है। क्या कहलाता है? सैयद बंधु काल कहलाता है। और इनका पतन कब होता है? इनका पतन दक्षिण से प्रारंभ होता है और इसमें जो अहम भूमिका निभाएगा वो निजामुल मुल्क निभाएगा। कौन निभाएगा? निजामुल मुल्क। जो कि मैंने अभी बताया, निजामुल मुल्क को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? चिनकिलिच खां के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं, अब अगला जो शासक बनेगा वो बनेगा रफी उद दर्जात। रफी उद दर्जात, ठीक। और इसको कौन बनाएंगे? किसकी सहायता से बनेगा? सैयद बंधु। अब आगे जो दो तीन शासक बनेंगे वे सैयद बंधु ही बनाएंगे। गद्दी पर बैठा दिया जाता है लेकिन नाम मात्र का शासक, क्योंकि शासन कौन करेंगे? अब सैयद बंधु। अब यह सैयद बंधु का काल चल रहा है 1720 तक। रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला और मोहम्मद शाह तक आप देखेंगे कि तीनों राजाओं को कौन बैठाएगा? सैयद बंधुओं के द्वारा गद्दी पर बैठाया जाएगा। सबसे कम समय के लिए शासक बना था। ये पूछा जाता है कि सबसे कम समय तक शासक बनने वाला कौन सा मुगल शासक है? तो रफीउद्दर्जात। और टीबी से इसकी मृत्यु हो जाती है। किससे? टीबी से। 4 जून 1719 में टीबी से इसकी मृत्यु हो जाती है। टीबी को हिंदी में क्या कहते हैं? क्षय रोग कहते हैं। तो क्षय रोग से इसकी मृत्यु हो जाती है। एक प्रमुख घटना नेकुसियर का विद्रोह था। मैंने आपको पिछली वीडियो में गलती से बता दिया था कि नेकुसियर अकबर द्वितीय का दूसरा नाम था, बल्कि यह गलत था। नेकुसियर जो था वो अकबर द्वितीय का पुत्र था। तो रफीउद्दर्जात के समय ही नेकुसियर विद्रोह कर देता है। तो यह घटना पूछी जाती है कि नेकुसियर का विद्रोह किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ था? तो रफीउद्दर्जात के शासनकाल में नेकुसियर का विद्रोह होता है। आगे देखते हैं, रफीउद्दौला 6 जून से 17 सितंबर 1719 तक शासन करता है। बहुत ही अल्प समय के लिए भी, लेकिन सबसे अल्प समय के लिए कौन करता है? रफीउद्दर्जात, ठीक। तो सैयद बंधुओं के द्वारा ही बैठाया जाता है। और किस उपाधि के साथ बैठाया जाता है? शाहजहां द्वितीय की उपाधि के साथ सिंहासन पर बैठाया जाता है। लेकिन पेचिश रोग के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। रफीउद्दर्जात की मृत्यु कैसे हुई थी? टीबी से। और रफीउद्दौला की मृत्यु हो गई पेचिश रोग के कारण, ठीक। प्रमुख घटना क्या थी? फर्रुखसियार की विधवा अर्थात अजीत सिंह की बेटी को मुगल हरम से वापस किया। उसने फिर से हिंदू धर्म ग्रहण कर लेती है। वो मतलब फर्रुखसियार की जो विधवा थी, मतलब अजीत सिंह की बेटी, उसको फिर से जाने की अनुमति मिल जाती है मुगल हरम से और वो हिंदू धर्म पुनः ग्रहण कर लेती है। अगला जो शासक है इसकी मृत्यु के बाद वो बनता है मोहम्मद शाह। ये बहुत महत्वपूर्ण शासक है। कई महत्वपूर्ण घटनाएं इसके शासनकाल में होती हैं। यहाँ से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप लोग ध्यान से देखेंगे। इसका शासनकाल जो है वो 1719 से 1748 तक काफ़ी लंबा रहता है। तो मोहम्मद शाह को मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से आप पढ़ेंगे और क्यों इसको रंगीला की उपाधि दी गई वो भी हम आपको बताएंगे। तो मोहम्मद शाह के बारे में देखते हैं। सुरा और सुंदरी में तल्लीनता के कारण, किस लिए? सुरा और सुंदरी में तल्लीनता के कारण इसे मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मोहम्मद शाह रंगीला की उपाधि मिली हुई थी इसे। आगे देखते हैं, सैयद बंधुओं का ये आज्ञाकारी, सैयद बंधु ही इसको बनाएंगे। गद्दी पर कौन बैठाएंगे इसको? सैयद बंधु बैठाएंगे। लेकिन उसका जो है आज्ञाकारी सिद्ध नहीं होते सैयद बंधु। क्यों नहीं होते आज्ञाकारी? क्या कारण था? मोहम्मद शाह के काल में सैयद बंधु की छवि बहुत ही खराब हो गई थी। सैयद बंधु की छवि क्या हो गई थी? बहुत ही खराब हो गई थी। तो मोहम्मद शाह रंगीला मुक्ति की युक्ति सोचने लगता है। किससे? सैयद बंधुओं से मुक्ति की युक्ति सोचने लगता है और इसमें वह कामयाब भी होगा। कैसे कामयाब होगा? चिनकिलिच खां व तुरानी सैनिक हैदर खां के सहयोग से अपने रास्ते से इन्हें हटा देता है।
चिनकिलिच खां और तुरानी सैनिक था एक हैदर खां, उसके सहयोग से मोहम्मद शाह सैयद बंधुओं का पतन कर देता है। इसी के शासनकाल में इसका पतन हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सैयद बंधुओं के पतन में किसकी रहेगी? चिनकिलिच खां की। और कहाँ से प्रारंभ होगा? जैसे औरंगजेब का पतन दक्षिण से प्रारंभ हुआ था, उसी प्रकार से जो सैयद बंधु थे उनके भी पतन का कारण दक्षिण ही था, दक्षिण से ही उनका पतन शुरू होता है। और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? चिनकिलिच खां अथवा निजामुल मुल्क ने। आगे देखते हैं प्रमुख तथ्य मोहम्मद शाह से रिलेटेड। तो मोहम्मद शाह के समय स्वतंत्र राज्यों का उदय होने लगता है। दोस्तों इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि स्वतंत्र राज्यों का उदय कब शुरू होता है? स्वतंत्र राज्यों का उदय जब शुरू होगा जब केंद्र में एक मजबूत सत्ता नहीं होगी। क्योंकि आपने कर्नाटक के युद्धों को भी पढ़ा और अभी भी आप देखते आ रहे हैं जो अब आक्रमण होंगे नादिर शाह का और अब अहमद शाह अब्दाली का, उसमें भी मुगल सेना बहुत ही बुरी तरीके से पराजित हो जाती है। ठीक, नादिर शाह बहुत ही कत्लेआम मचाता है। तो उसके बाद इसी के शासनकाल में स्वतंत्र राज्य उदय शुरू हो जाते हैं। स्वतंत्र राज्यों का उदय की शुरुआत इन्हीं के शासनकाल में हो जाती है, क्योंकि केंद्र में कोई भी मजबूत शासक नहीं रह जाता। और उन स्वतंत्र राज्यों के अंतर्गत देखते हैं किस किसने स्वतंत्र राज्यों की स्थापना, कौन कौन से राज्य की स्थापना किस किसने की थी। तो बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कौन करता है? मुर्शीद कुली खां। कौन करता है? मुर्शीद कुली खां। दोस्तों इस पीपीटी से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाता है, तो आप याद रखेंगे बंगाल की जो स्वतंत्र राज्य का उदय होता है बंगाल का, वो कौन करता है? मुर्शीद कुली खां। जो अवध का उदय करते हैं वो कौन करते हैं? शहादत खां। और हैदराबाद का मैंने बताया ही था, हैदराबाद दक्कन में कौन स्वतंत्र राज्य का उदय करते हैं? तो चिनकिलिच खां अथवा निजामुल मुल्क। कर्नाटक में सादुत्तौला खां करते हैं। भरतपुर में चूड़ामन व बदन सिंह। और फर्रुखाबाद में बंगरा नवाब। और गंगा यमुना दोआब में कटेहर रुहेलो ने स्वतंत्र राज्यों का उदय किया। ठीक, इसको आप 1 से 2 बार याद करेंगे तो ये याद हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों एक चीज़ और मैं बता दूं कि आप लोगों को ये इसमें नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। नोट्स हम फ्री में प्रोवाइड कराएंगे और टेलीग्राम का जो लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर जाके आप इसी फॉर्म में पूरे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो आप केवल ध्यान से वीडियो देखिए, नोट्स की आपकी समस्या खत्म होगी। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इसी फॉर्मेट में आपको नोट्स मिल जाएंगे, जो कि किसी भी किताब में आपको इस तरीके से नहीं मिलेगा एक क्रम वाइज वे में, जिससे कि याद करने में आपको आसानी रहे। एक कहानी के रूप में घटनाओं को बिल्कुल क्रमानुसार लेते हुए ये आप लोगों को पीपीटी दी जाएगी बिल्कुल फ्री पीडीएफ के रूप में। आगे देखते हैं। इसी के समय में जहां मोहम्मद शाह रंगीला के समय में ईरानी आक्रमण होता है। क्या आक्रमण होता है? ईरानी आक्रमण होता है 13 फरवरी 1739। डेट आप याद रखेंगे। ईरानी आक्रमण कब होता है? 13 फरवरी 1739 में। इसको किसने किया था? नादिर शाह। किसने? नादिर शाह। अब सेंटेंस आता, नादिर शाह कौन था? तो फारस ईरान से आया था और इसको फारस या ईरान का नेपोलियन की भी संज्ञा दी जाती है। नादिर शाह को किस संज्ञा से जाना जाता है? ईरान के नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। 13 फरवरी 1739 को नादिर शाह का आक्रमण होता है भारत पर और इसे ईरान के नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। आक्रमण हो रहा है भारत पर, तो कहाँ पर हो रहा है वो? करनाल हरियाणा में। कहाँ पर? करनाल हरियाणा में होता है। मोहम्मद शाह पराजित हो जाता है इसमें और बहुत ही बुरी तरह पराजित होता है मोहम्मद शाह। इस युद्ध के बारे में दोस्तों जब हम मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों को देखेंगे तो बिल्कुल विस्तार से पढ़ेंगे इस युद्ध के बारे में। यहाँ क्योंकि ये मोहम्मद शाह के काल में हो रहा था, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि मोहम्मद शाह के काल में किस किसका आक्रमण हुआ था। तो थोड़ा सा यहाँ पर शॉर्ट में हम देख ले रहे हैं विस्तार से। जब मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों को पढ़ेंगे इससे जस्ट अगले वीडियो में, तो पूरे आक्रमण को कथन कारणों के साथ स्पष्ट करते हुए आपको बताया जाएगा। तो करनाल के युद्ध में मोहम्मद शाह पराजित हो जाता है और निजाम ने मध्यस्थता करके जैसे तैसे रंगीला का बचाव किया। मतलब मोहम्मद शाह रंगीला का बचाव करता है। कौन? निजाम। निजाम मतलब निजामुल मुल्क। लेकिन होता क्या है दोस्तों, इसके आगे की घटना चलो उसमें देखेंगे विस्तार से। इसके बाद अफगानी आक्रमण इसी के शासनकाल में होता है। अफगानी आक्रमण 1747 में होता है। कौन करता है? अहमद शाह अब्दाली। इसको दुर्रे दुर्रानी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जिस तरीके से ईरान का नेपोलियन किसे कहते हैं? नादिर शाह को, उसी प्रकार से अहमद शाह अब्दाली को दुर्रे दुर्रानी की संज्ञा से जाना जाता है। अहमद शाह अब्दाली जो था वो नादिर शाह का सेनापति था और नादिर शाह की मृत्यु के बाद ही यह अफगानिस्तान का शासक बनता है।
शहनवाज खां के निमंत्रण पर, शहनवाज खान कौन था, इसका आक्रमण किसके निमंत्रण पर हुआ, शहनवाज खां के निमंत्रण पर। और शहनवाज खान कौन था, पंजाब का सूबेदार दोस्तों, कौन था, पंजाब का सूबेदार था। और मोहम्मद शाह का पुत्र अहमद, मोहम्मद शाह के पुत्र अहमद ने इसको परास्त करके जब पंजाब पर आक्रमण करता है अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली भारत पर टोटल 7 बार आक्रमण करेगा, बिल्कुल कंठस्थ कर लें। अहमद शाह अब्दाली कितनी बार आक्रमण करेगा, 7 बार आक्रमण करेगा। पहली बार आक्रमण कब कर रहा है, 1747-48 में आक्रमण कर रहा है, लेकिन मोहम्मद शाह का जो पुत्र था अहमद, उसने परास्त करके वापस भेज दिया। कहाँ से, मच्छीवाड़ा के समीप मानूपुर से पराजित करके वापस लौटा दिया। आगे देखते हैं, 1720 में जजिया कर को अंतिम रूप से प्रतिबंधित कर दिया, किसने, मोहम्मद शाह ने। ये मोहम्मद शाह से रिलेटेड ही सारी घटनाएं पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी मोहम्मद शाह के बारे में ही चल रहा है, अभी अगला शासक नहीं आया है। और पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा 1737 में 500 घुड़सवारों द्वारा दिल्ली पर चढ़ाई। यही एक कारण भी बनेगा मुगल साम्राज्य के पतन होगा, क्योंकि जो छोटे छोटे राज्य थे वे उभर कर अब दिल्ली पर शासन करना चाह रहे थे। उसमें एक मराठे भी थे, तो आप देख रहे हैं कि 1737 में 500 घुड़सवार लेकर दिल्ली पर उन्होंने चढ़ाई कर दी थी। फूलों वालों की सैर उत्सव, फूलों वालों की सैर उत्सव, इसका प्रारंभ किसके कार्यकाल में हो रहा है, तो मोहम्मद शाह के कार्यकाल में हो रहा है। किसके कारण, मोहम्मद शाह रंगीला के कार्यकाल में हो रहा है। हालांकि जो इसका वर्तमान स्वरूप है और जो इसका धर्मनिरपेक्ष स्वरूप है वो किसके शासनकाल से शुरू होता है, अकबर शाह द्वितीय के शासनकाल से, जो कि आप आगे पढ़ेंगे अकबर शाह द्वितीय का शासन। तो यदि पूछा जाए कि फूले वालों की सैर का उत्सव किसने प्रारंभ कराया था, तो मोहम्मद शाह रंगीला ने, लेकिन वर्तमान स्वरूप में और धर्मनिरपेक्ष स्वरूप में किसने शुरू करवाया, अकबर शाह द्वितीय ने। और ये किस स्थान पर मनाया जाता है, फूलों की सैरों वाला जो उत्सव है उसका जो आयोजन स्थल है वो ख्वाजा कुतुब शाही की दरगाह पर दिल्ली में मनाया जाता है। किसकी दरगाह पर, ख्वाजा कुतुब साहिब की दरगाह पर दिल्ली में मनाया जाता है। आगे देखते हैं इनके बारे में। अब अगले शासक आते हैं अहमद शाह। कौन आते हैं, अहमद शाह। अहमद शाह 1748 से 1754 तक शासन करेंगे। देखते हैं इनके बारे में, मुख्य मुख्य बातें देख लेते हैं। मोहम्मद शाह का इकलौता पुत्र, मोहम्मद शाह रंगीला का इकलौता पुत्र था, तो उत्तराधिकारी के युद्ध का कोई सवाल नहीं बनता, तो इकलौता पुत्र गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक, इसके बारे में और देखते हैं। सफदरजंग को वजीर नियुक्त करता है, जावेद खां को नवाब बहादुर की उपाधि देता है। ठीक, ये जो जावेद खां हैं, जावेद खां हिजड़ों का सरदार था, क्योंकि ये हिजड़ों का सरदार था और इसको नवाब बहादुर की उपाधि दे देता है अहमद शाह। तो इससे कुछ लोगों में चिड़न पैदा होती है, और उस चिड़न का जो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है वो होती है सफदरजंग, जो कि उसका वकील था। तो सफदरजंग ने रुष्ट होकर क्या किया, सफदरजंग ने रुष्ट होकर इसकी जावेद खां की हत्या कर दी। ठीक, तो इसकी हत्या के बाद अहमद शाह ने क्या किया, अहमद शाह ने इमादुल मुल्क को वजीर बनाया। जब उसे पता चला कि सफदरजंग ने जावेद खां की हत्या कर दी, तो अब ये वजीर किसको बना देता है, अहमद शाह इमादुल मुल्क को वजीर बना देता है। इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एक कहानी की दृष्टि से आप पढ़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा ओवरव्यू आपको होना चाहिए, थोड़ा सा पता होना चाहिए घटनाओं के बारे में, कैसे कैसे क्या क्या घटना घटी। कभी कभी जब डीपली पूछता है या आयोग को बहुत ही कठिन क्वेश्चन बनाना हो, तो इस तरीके के पीपीटी से भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब इमादुल मुल्क ने क्या किया, इमादुल मुल्क को वजीर कौन बना रहा है, अहमद शाह, और ये इमादुल मुल्क ही मराठों की सहायता से इस अहमद शाह की हत्या कर देता है। हत्या कैसे करता है, अंधा करके सलीमगढ़ जेल में डलवा देता है, बाद में इसकी हत्या कर दी जाती है। कहाँ पर डलवा देता है, सलीमगढ़ जेल में। ये आप पूछा हुआ क्वेश्चन है, किसकी सहायता से, मराठों की सहायता से। कौन करके डलवाता है, इमादुल मुल्क अहमद शाह को अंधा करके सलीमगढ़ की जेल में डलवा देता है। ठीक, इसके शासनकाल में मुगल अर्थव्यवस्था बहुत ही ज़्यादा छिन्न भिन्न हो जाती है, और नौबत ये आ जाती है कि जो सेना को वेतन दिया जाता है उसके लिए राजमहल के बर्तन तक बेचने पड़ते हैं। सेना को वेतन देने के लिए राजमहल के बर्तन तक देने पड़ते हैं। राजमाता ऊधमबाई का इनके शासनकाल में अत्यधिक हस्तक्षेप था। राजमाता ऊधमबाई की उपाधि पूछी जाती है, इनकी उपाधि क्या थी, किबला-ए आलम। राजमाता ऊधमबाई का इनके शासनकाल में अत्यधिक हस्तक्षेप था, और राजमाता ऊधमबाई की उपाधि क्या है, किबला-ए आलम। अगले शासक हैं आलमगीर द्वितीय। कौन है, आलमगीर द्वितीय। 1754 से 1759 तक। इनका मूल नाम क्या है, अजीजुद्दीन, जो कि मैंने शुरुआत में ही बताया था। अजीजुद्दीन किसका बेटा है, तो अजीजुद्दीन जहांदार शाह का बेटा है। किसका बेटा है, जहांदार शाह का।
तो आलमगीर द्वितीय की उपाधि के साथ ये गद्दी पर बैठता है। मूल नाम क्या है? अजीजुद्दीन। 1754 से 1759 जहांदार शाह का पुत्र था और गाजीउद्दीन इमादुल मुल्क की कृपा से गद्दी पर बैठता है। किसकी कृपा से बैठता है? इमादुल मुल्क का भी दूसरा नाम याद रखेंगे, गाजीउद्दीन। तो गाजीउद्दीन या इमादुल मुल्क की कृपा से गद्दी पर बैठता है। इनके बारे में और तथ्य देखते हैं। औरंगजेब की उपाधि आलमगीर धारण की थी। आलमगीर किसकी उपाधि थी? आलमगीर औरंगजेब की उपाधि थी और जहांदार शाह का पुत्र अजीजुद्दीन औरंगजेब की उपाधि आलमगीर के साथ गद्दी पर बैठता है। ठीक, आगे देखते हैं। ये जो गाजीउद्दीन है इसी ने इसकी हत्या भी करवा दी। आलमगीर द्वितीय की हत्या भी किसने करवाई? इमादुल मुल्क या गाजीउद्दीन ने। इमादुल मुल्क को ही आपने पीछे देखा था, पिछले शासक को भी इसने अंधा करके जेल में डलवा दिया था। ठीक, अब अब्दाली का इसके शासनकाल में 2 बार आक्रमण होता है। अब्दाली का मैंने बताया कि भारत पर टोटल कितने बार आक्रमण होगा? तो टोटल 7 बार आक्रमण होगा। कितने बार? 7 बार आक्रमण होगा, जिसमें से 2 बार इसके शासनकाल में भी होता है। और इसके शासनकाल की सबसे प्रमुख घटना प्लासी का युद्ध, 1757 में प्लासी का युद्ध। आप आगे विस्तार से पढ़ेंगे प्लासी के युद्ध के बारे में, जब स्वतंत्र राज्यों को उदय को विस्तार से हम लोग देखेंगे। तो प्लासी के युद्ध का वहाँ पर बंगाल को जब हम पढ़ेंगे तो जिक्र आएगा। तो 1757 में सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच लड़ा जाता है, वो भी इन्हीं के शासनकाल में लड़ा जाता है 1757 में। बस अभी इतना ही ध्यान रखना कि कब लड़ा जाता है और किस किस के बीच लड़ा जाता है। तो 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा जाता है और किस किस के बीच लड़ा जाता है? तो सिराजुद्दौला, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच लड़ा जाता है। अगले शासक हैं शाहजहां तृतीय। ये 1759 से 10 दिसंबर 1759 से 10 अक्टूबर 1760 तक शासन करते हैं। और इनके शासनकाल की प्रमुख घटना देखते हैं। इनके शासनकाल में क्या होता है दोस्तों कि पिछले शासक जो थे आलमगीर द्वितीय की हत्या के बाद क्या होता है कि 2 जगह पर शासक बैठते हैं। कैसे बैठते हैं 2 जगह पर? उसकी हत्या के बाद उसका पुत्र जिसका नाम था अली गौहर, वो कहाँ था? पटना में था। आलमगीर की हत्या के बाद उसका पुत्र अली गौहर कहाँ पर था? पटना में था। उसने अपने आप को वहीं पर अपने आप को शासक घोषित कर दिया। किस उपाधि के साथ? शाह आलम द्वितीय की उपाधि के साथ अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया। और दिल्ली में किसने कर दिया? तो दिल्ली में इमादुल मुल्क द्वारा कामबख्श का पौत्र, किसका? कामबख्श आपको याद आ गया होगा। कामबख्श औरंगजेब का बेटा था। किसका बेटा था? औरंगजेब का पुत्र था। और कामबख्श का पुत्र इमादुल मुल्क, कामबख्श के पुत्र का नाम क्या था? मूही उल मिल्लत। इसको इमादुल मुल्क द्वारा गद्दी पर बैठा दिया जाता है दिल्ली में। तो आप देख रहे हैं ये किस उपाधि के साथ बैठता है? शाहजहां तृतीय की उपाधि के साथ। किसके साथ? शाहजहां तृतीय की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठता है। तो आप देख रहे हैं कि एक ही समय पर पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक ही समय पर मुगल शासक में 2 शासक अपने आप को बादशाह घोषित कर दिए हैं। तो ये भी सिंहासन पर बैठ जाता है। आगे देखते हैं। इस प्रकार आलमगीर द्वितीय के मृत्यु के पश्चात उपरांत 2 अलग अलग स्थानों पर 2 बादशाह सिंहासन रूढ़ होते हैं। ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया। तो शाह आलम द्वितीय को देखते हैं 1759 से 1806। शाह आलम द्वितीय अब्दाली के आक्रमण के कारण 12 वर्षों तक दिल्ली में ही नहीं आया। इसी समय अब्दाली का आक्रमण होते रहते हैं, तो इसी कारण 12 वर्ष तक दिल्ली में नहीं घुस सका। मराठों की सहायता से दिल्ली में घुसता है 1772 में। कितने में घुसता है? 1772 में दिल्ली में घुसता है और मराठों का कठपुतली शासक भी बन जाता है। इनसे रिलेटेड और घटनाएं देखते हैं। 1788 में गुलाम कादिर ने, किसने? गुलाम कादिर ने इसको अंधा करके कैद में डलवा दिया था। एक गुलाम था कादिर, उसने 1788 में शाह आलम द्वितीय को अंधा करके कैद में डलवा दिया था और मराठों द्वारा ही इसको मुक्त कराया गया और कादिर को फांसी दी गई। मराठों द्वारा इसको मुक्त करा गया, इसीलिए मैंने बताया कि ये मराठों का कठपुतली शासक था, क्योंकि मराठों द्वारा ही इसको मुक्त करवाया जाता है। किसके चंगुल से? गुलाम कादिर के चंगुल से। 14 जनवरी 1761 बहुत ही महत्वपूर्ण पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को इसी के शासनकाल में लड़ा जाता है। और एक बक्सर का युद्ध 1764 जिसने कि भारतीय इतिहास की परिपाटी को ही बदल कर रख दिया। और बंगाल, बिहार, उड़ीसा में इस युद्ध के बाद देखते हैं इलाहाबाद की संधि होती है और मुगल शासक भी पेंशनर बन जाते हैं। तो बक्सर का युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है। बंगाल के बारे में जब डिस्कस करेंगे तो पूरा विस्तार से पढ़ा जाएगा।
तो इसी के शासनकाल में बक्सर का युद्ध होता है, फिर इलाहाबाद की संधि 1765। ये सन वाइज आप लोग याद रखेंगे, सन वाइज मिलान करने के लिए आते हैं। तो प्रथम मुगल बादशाह 1765 की संधि में यही होता है कि जो प्रथम मुगल बादशाह है, ये मतलब जो पेंसर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह बनता है। ठीक, पहला पेंशनर कौन था? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। कौन था? शाह आलम द्वितीय पहला पेंशनर था। तो ये पूछा जा सकता है कि अंग्रेजों का पहला पेंशनर कौन बना, कौन सा वो बना? तो शाह आलम द्वितीय बना। 1806 में क्या होता है? बैंक ऑफ बंगाल ने शाह आलम द्वितीय व लॉर्ड वेलेजली के हस्ताक्षर वाले, बैंक ऑफ बंगाल ने शाह आलम द्वितीय व लॉर्ड वेलेजली के हस्ताक्षर वाले प्रथम पत्र मुद्रा के रूप में रुपए का प्रचलन भारत में किया गया। किसके द्वारा किया गया? बैंक ऑफ बंगाल के द्वारा किया गया। किस किस के हस्ताक्षर थे उस पर? शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड वेलेजली, जो कि अंग्रेजों का गवर्नर था। तो भारत में प्रथम पत्र मुद्रा के रूप में रुपए का प्रचलन 1806 में हो जाता है। अब पढ़ते हैं अकबर शाह द्वितीय या अकबर द्वितीय के बारे में, जो कि सेकंड लास्ट शासक हैं, मुगल काल के सेकंड लास्ट शासक हैं। 1806 से 1837 तक इनका शासन रहता है अकबर द्वितीय का, जो कि शाह आलम द्वितीय के पुत्र थे। अंग्रेजों के संरक्षण में बादशाह बनने वाला प्रथम मुगल, क्योंकि 1803 के बाद अंग्रेजों ने ही अपनी सत्ता भारत में जमा दी थी। कितने में? 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार कर लिया गया था अंग्रेजों द्वारा। तो शाह आलम द्वितीय के पुत्र अकबर द्वितीय को अंग्रेजों के संरक्षण में बादशाह बनाया जाता है, और ये प्रथम बार ऐसा होता है कि अंग्रेजों के संरक्षण में बादशाह बनने वाला प्रथम मुगल शासक अकबर द्वितीय है। ये आप याद रखेंगे। इनके कार्यकाल से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। राम मोहन राय का नाम आप लोगों ने सुना होगा। राम मोहन राय, जिनको राजा की उपाधि भी अकबर द्वितीय द्वारा ही दी जाती है, और अकबर द्वितीय द्वारा राजा की उपाधि प्रदान करते हुए इन्हें पेंशन हेतु कहाँ पर भेजते हैं? ये इंग्लैंड भेजते हैं। कहाँ पर? इंग्लैंड भेजा जाता है। लेकिन दोस्तों इंग्लैंड से ये वापस नहीं आ पाते, और इंग्लैंड में जगह है ब्रिस्टल। क्या जगह है? ब्रिस्टल। वहीं पर 1833 में इनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ पर? 1833 में ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हो जाती है, और ब्रिस्टल में ही इनकी समाधि भी है। किसकी? राजा राम मोहन राय की। तो 1833 में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? अकबर द्वितीय ने दी। और किस लिए भेजा था? पेंशन के लिए भेजा था। कहाँ पर मृत्यु होती है? ब्रिस्टल में मृत्यु होती है। कहाँ पर इनकी समाधि है? ब्रिस्टल में ही इनकी समाधि है। आगे देखते हैं। इसी के शासनकाल में 1835 में मुगलों की टकसालें बंद और अंग्रेजी सिक्कों के प्रचलन का प्रारंभ हो जाता है। 1835 में ही अकबर द्वितीय के शासनकाल में ही मुगलों की जो टकसालें थी वे बिल्कुल बंद हो गई, और जो अंग्रेजी सिक्के थे उनका प्रचलन शुरू हो जाता है। अब दोस्तों लास्ट शासक बहादुर शाह द्वितीय, जिसको कि आप 1857 की क्रांति में भी आप पढ़ेंगे। बहादुर शाह द्वितीय, इनको बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। जफर इनकी उपाधि थी, क्योंकि जफर उपाधि के नाम से ये शायरियाँ लिखते थे। जफर उपाधि के साथ ये क्या लिखते थे? बहादुर शाह द्वितीय शायरी लिखते थे। तो इन्हें बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है, जिनका की शासनकाल है 1837 से 1857। अंतिम मुगल बादशाह कौन है? अकबर द्वितीय के पुत्र हैं और अंतिम मुगल बादशाह हैं। इस समय पर क्योंकि पूरी बागडोर अंग्रेजी कंपनी के हाथ में थी, अंग्रेजों के हाथ में थी, तो आप लोग देखेंगे कि उस समय पर मुगलों का कोई साम्राज्य नहीं रह जाता है। तो इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? बिना साम्राज्य का सम्राट। तो बिना साम्राज्य का सम्राट किसे कहा जा रहा है? बहादुर शाह द्वितीय को या बहादुर शाह जफर को। इनसे रिलेटेड कुछ तथ्य देखते हैं। इनका जो आध्यात्मिक निर्देशक थे, इनके जो आध्यात्मिक निर्देशक थे वो कौन थे? हसन अस्करी। ये पूछे जाते हैं, कुछ तथ्यात्मक बातें हैं, इनको याद रखेंगे। और इनके जो कविता के शिक्षक हैं, जो इनकी कविता के शिक्षक हैं, वे हैं इब्राहिम जोग और असदुल्ला खां गालिब। इब्राहिम जोग और असदुल्ला खां गालिब इनकी कविता के शिक्षक हैं। बहादुर शाह द्वितीय जफर उपनाम से शायरी लिखा करता था। मैंने अभी बताया था कि बहादुर शाह जफर के नाम से भी इसलिए इन्हें जाना जाता है। आगे देखते हैं 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने के कारण। 1857 में इनको 1857 के संग्राम का नेता घोषित कर दिया जाता है। जब मेरठ से सैनिक जाते हैं दिल्ली, तो 1857 का नेता किसे घोषित कर देते हैं? राजा अपना किसे घोषित कर देते हैं? तो मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह जफर को घोषित कर देते हैं। इसका कारण इन्हें बंदी बना लिया जाता है 1857 में, और क्या किया जाता है? इनको रंगून निर्वासित कर दिया जाता है, मतलब रंगून इनको भेज दिया जाता है, और 1862 में वहीं पर इनकी
मृत्यु भी हो जाती है। कानूनी रूप से 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र से मुगल साम्राज्य का बिल्कुल अंत हो जाता है, क्योंकि 1858 में आप लोग आगे पढ़ेंगे कि भारत सरकार अधिनियम आ जाएगा। भारत सरकार अधिनियम तो 1835 में ही आ जाएगा, लेकिन महारानी विक्टोरिया घोषणा के बाद कानूनी रूप से मुगल साम्राज्य का बिल्कुल मूल रूप से पतन हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो ये अंतिम शासक थे। यहीं पर इस वीडियो का समापन होता है। मैंने आप लोगों को बताया बीच वीडियो में भी कि टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग इसी फॉर्मेट में बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीपीटी को, और वहाँ से अपना हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।